हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स में हमें दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन पढ़ने हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। एक बात हमें जो समझनी है वो ये है, पहली बात कि ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है, इस चैप्टर में एक टॉपिक है, पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आते हैं। बट एक बात बहुत अच्छे से हमें समझनी होगी कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स आगे जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे पूरे क्लास 11-12 की फिज़िक्स में, ये बहुत जगह हमको बीच बीच में मिलते रहेंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि वेक्टर्स में टॉपिक है, पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, आगे के चैप्टर्स में भी इनको बहुत जगह हमको अप्लाई करना है। डेफिनेटली मान के चलो कि तुम्हारे क्वेश्चंस में, एग्ज़ाम में, पेपर में एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन ज़रूर होंगे जहाँ पर तुमको इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को अप्लाई करना होगा। बहुत जगह तुमको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसे कंडीशन में इनका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इनको अप्लाई करना भी अच्छे से आना चाहिए ताकि गलती होने के चांसेस कम रहे। आज की जो क्लास होगी इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स को पूरा अच्छे समझेंगे एंड फिर क्वेश्चंस हम लोग इसके फिर एक सेपरेट क्लास में करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस भी मैं तुमको दिखाऊंगा कि इस पर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट वो एक सेपरेट क्लास में होगा। आज सिर्फ हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे है, क्या है, इनके बारे में हम पूरा बातचीत करके पूरा अच्छे समझ के इसको फिनिश ऑफ करेंगे। दैट विल डू द न्यूमेरिकल्स इन द सेपरेट क्लास, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले हमको जो समझना होगा वो ये है कि जैसे मान लो हम कभी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें दोनों चीज़ मिल सकती है, या तो एक स्केलर या तो एक वेक्टर, ठीक है। पहले बातों को समझो कि क्या होता है। हम जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट है वो एक स्केलर भी हो सकता है और एक वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। इस बेस पर वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर एक स्केलर क्वांटिटी आए, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर एक वेक्टर क्वांटिटी आए। मतलब यूँ समझो, एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन गायब हो जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन उसमें रहेगा। इस बेस पर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। इन्हीं दोनों पार्ट को हम लोग 1 by 1 अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर बात करेंगे जब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को करने पर वेक्टर आता है तो फिर हम उसको कैसे समझते हैं, ठीक है। चलो फाइन। तो फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है समझो। नाम से क्लियर, स्केलर प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई हम करें और रिजल्टेंट हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिले तो उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी जानते ही नहीं होगे, कुछ बेसिक बात तुम लोगों को पहले से पता भी होगी। और डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक डॉट का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दो वेक्टर्स लिया मैंने, ए और बी, इनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी मिले, डायरेक्शन ना हो, वेक्टर्स में डायरेक्शन हो, जिनको मल्टीप्लाई करो उसमें डायरेक्शन हो, लेकिन रिजल्ट जो आएगा उसमें डायरेक्शन नहीं होगा, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। जैसे बहुत एग्जाम्पल है, बात करेंगे अभी। तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या सिंपली डॉट प्रोडक्ट। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए छोटे से डॉट का यूज़ करते हो, इससे इसको लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो
तो जैसे मान लो दो वेक्टर्स है ए और बी, बीच का एंगल दिया थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज ए डॉट बी, ये स्केलर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ थीटा, जहाँ थीटा क्या है उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। ठीक है, जनरली मॉड ऑफ ए को हम लोग मॉड ए मॉड बी नहीं लगाते, सिर्फ ए डॉट बी को अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ ओनली ए बी कॉस थीटा तो भी समझ जाना कि सर ने केवल मैग्नीट्यूड ही लिखा है, डायरेक्शन की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, और डेफिनेटली ये जो क्वांटिटी है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ये प्योर स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये दो वेक्टर्स है मगर ये जो मिला है रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो कहो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई डायरेक्शन जैसी चीज़ नहीं है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे वर्क, अगर मैं तुमको एग्जांपल की बात करूं, जिसके एग्जांपल्स कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलेंगे, जैसे क्वेश्चंस भी आएगा, तो वर्क इज इक्वल टू हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब तुम डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वर्क मिलता है, जो एक प्योर स्केलर क्वांटिटी है जिसमें कोई डायरेक्शन जैसी बात नहीं होती है। और भी एग्जांपल्स हैं, पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फोर्स वेलोसिटी है, फोर्स इज वेक्टर, वेलोसिटी इज वेक्टर, पावर इज ए स्केलर। ये भी एग्जांपल है तुम्हारे डॉट प्रोडक्ट का, जहाँ पे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर प्योर स्केलर क्वांटिटी हमारे हाथ लगती है। और सुनो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है, मगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमको बताते हैं कि फिज़िक्स में ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो वेक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई करो मगर रिजल्टेंट तुम्हें क्या मिले, स्केलर मिले। ठीक है, तो यही सब के बारे में हमको पढ़ना है, इनको मल्टीप्लिकेशन को फाइंड करना है, तरीके समझने, इसके प्रॉपर्टीज समझने, पूरा डॉट प्रोडक्ट हमको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलो अब डॉट प्रोडक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर मैं तुमको बताऊं कि डॉट प्रोडक्ट में प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं जो हमको ध्यान रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त या इनको अप्लाई करते वक्त हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है दैट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग ऑर्डर चेंज कर दें, ए डॉट बी के बदले इसको अगर हम लोग बी डॉट ए कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बात को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है कि अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जो फ़र्क ना पड़े, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सिंपल। दूसरी प्रॉपर्टी अगर मैं तुमको बताऊं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करें, तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ही फॉलो करेगा। जैसे अगर ए डॉट बी प्लस सी हमें कहीं पर मिला, दो वेक्टर का सम और ये ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ भी जाएगा, ए का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ भी जाएगा। मतलब कुछ ऐसे मिलेगा तुमको, दैट इज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ऑर्डर चेंज कर दोगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और प्रॉपर्टीज़ देखो, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें बहुत जगह यूज़ करनी भी है। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, जाहिर सी बात है इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा।
तो अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं और इनका हम डॉट प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos 90 क्या होता है 0। ठीक है, तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 होने वाला है, एकदम क्लियर कट, इसमें कोई भी डाउट नहीं। ये तो खैर शायद डॉट प्रोडक्ट्स के सबसे यूज्ड प्रॉपर्टी में से एक है, बहुत जगह इसको हम अप्लाई करने को देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में। तो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 0, सिंपल। एक और प्रॉपर्टी जिसको हम लोग सेल्फ प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अब ये सेल्फ प्रोडक्ट क्या होता है? किसी वेक्टर का अगर उसी वेक्टर में हम डॉट प्रोडक्ट कर दें, दैट इज ए डॉट ए। अच्छा, दो अगर सेम वेक्टर हैं तो उनके बीच एंगल कितना होगा? सोचो क्या हो सकता है? ए डॉट ए, पहला वेक्टर भी ए है, दूसरा वेक्टर भी ए है, बीच का एंगल क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, दोनों वेक्टर अगर सेम है तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा। अगर ये वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये वेक्टर भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, बीच का एंगल क्या होगा? 0 होगा। तो अगर मैं इस डॉट प्रोडक्ट में इस फॉर्मूले को यूज़ करूँ तो क्या मिलता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी जो कि ए ही है और बीच का एंगल दैट इज cos 0 एंड cos 0 इज 1, तो यू विल गेट ए स्क्वायर। तो ये चीज़ भी बहुत हमको देखने को मिलेगी, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कहीं पर भी दो वेक्टर का सेम मल्टीप्लिकेशन हो, दैट इज एक्स डॉट एक्स कहीं पर मिला, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखोगे एक्स स्क्वायर। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये तो मतलब समझ लो कि इनके बिना तो हमको फिजिक्स में आगे ही नहीं बढ़ सकते, इनको हमें इतना अप्लाई करना है। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर 3 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं उसकी बात किया जाए, दैट इज एक्स वाई और ये जेड। ठीक है, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं, एक्स वाई और जेड। बहुत अच्छे से समझ लो कि एक चीज़ क्या है, बहुत नया नहीं है, सब इसका अच्छे से जानते हो। इन तीनों डायरेक्शन में हम लोग एक एक यूनिट वेक्टर्स को असाइन करते हैं कि एक्स एक्सिस में ये होगा, वाई एक्सिस में ये होगा, जेड एक्सिस में ये होगा। वही हमारे क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और यूनिट वेक्टर्स को हम जानते ही हो। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग जिनको असाइन करते हैं वो क्या होता है? आई कैप। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग इट इज के कैप। तो इनको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, इनका हमें अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो पहले सेम का निकालते हैं। जैसे आई डॉट आई किया तो ये सेल्फ प्रोडक्ट हो गया ना, आई डॉट आई ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू मॉड आई का स्क्वायर। अब मॉड आई कितना होता है? 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1। सिमिलरली जे डॉट जे किया, जे स्क्वायर जिसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 1। एंड सिमिलरली के डॉट के किया, दैट इज के स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 1। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में जब सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो, रट लो, एकदम सिंपल सी दिमाग बैठा लो, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू 1। सेम होगा तो ऑलवेज 1, और अगर कहीं डिफरेंट है तो तुरंत 0 कर देना है। क्यों? कोई भी तुम 2 डिफरेंट वेक्टर्स अगर तुम लोगे तो जाहिर सी बात है वो आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर, और बीच का एंगल क्या होगा? 90।
तो इन दैट केस आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, कुछ भी करो ये कितना आएगा 0। क्यों? कोई भी दो वेक्टर्स लो, फॉर एग्जांपल आई और जे लिया, तो आई और जे के बीच एंगल कितना 90 है, परपेंडिकुलर है, ए डॉट बी विल बी 0। सिमिलरली जे डॉट के परपेंडिकुलर है, सिमिलरली आई डॉट के भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो कोई भी दो वेक्टर्स लोगे जो डिफरेंट होंगे तो 0 कर देगा, सेम होंगे तो 1 कर देगा। बहुत बेसिक है, रटना नहीं है, समझना है कि क्यों 0 हो रहा है, क्यों 1 हो रहा है। रटोगे तो भूल जाओगे। तो ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें आना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यूज़ करना होगा, अप्लाई करना होगा आगे के चैप्टर्स में भी, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा था, क्योंकि हमें क्वेश्चन से स्टार्ट करने हैं तो उसके पहले थोड़ा सा इनके बारे में बातचीत कर लिया जाए। क्या होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं जो हमको यूज़ करते हुए तो कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो कॉपी करो इसे, फिर चलते हैं टुवर्ड्स हम लोग सेकंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। जल्दी तो अब चलते हैं बच्चों टुवर्ड्स सेकंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको डिटेल में समझते हैं क्या होता है ये। चलो, तो सेकंड प्रोडक्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखते हैं क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है, जब भी दो वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिले तो उसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। पहले कह दिया कि दो कंडीशन मिल सकती है, या तो स्केलर मिलेगा या तो वेक्टर मिलेगा। यहाँ पर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई जब करते हो तो डायरेक्शन गायब नहीं होता, डायरेक्शन रहेगा और वो चीज़ भी, वो क्वांटिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसके फॉर्मूले की पहले बात करें, एग्जांपल बाद में दूंगा। दो वेक्टर्स लिया ए और बी, बीच का एंगल लेट अस सपोज थीटा। दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग ए क्रॉस बी द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, इनको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए क्रॉस का यूज़ करेंगे, इसलिए इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वहाँ डॉट था, इसे डॉट प्रोडक्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एंड एन कैप। अब एन कैप क्यों और कहाँ से आ गया भाई? ये एक जो क्वांटिटी आने वाली है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आने वाली है, तो उसमें डायरेक्शन भी तो होगा। यहाँ से यहाँ तक तो डायरेक्शन नहीं है कहीं पर भी, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है। ये एन कैप जो है वो एक नए वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर, जब तुम ए क्रॉस बी करोगे तो यू समझोगे, जब तुम ए क्रॉस बी करोगे तो तुमको एक नया वेक्टर सी मिलने वाला है, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। ये नए वेक्टर सी का ये हिस्सा क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और ये एन कैप क्या होता है? डायरेक्शन। तो हमको जो वेक्टर आने वाला है उसमें डायरेक्शन भी होगा, तो उसके डायरेक्शन को असाइन करोगे, डायरेक्शन को दिखाओगे ना, तो इसलिए यहाँ पे एक एन कैप लगाते हैं, ठीक है। अब एन कैप कौन सा डायरेक्शन दिखाता है? एन कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, कैसे होता है? तो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, और ध्यान से बस सुनना, यही मेन कहानी है। जब भी हम दो वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया वेक्टर हमको मिलता है सी। उस सी का डायरेक्शन क्या होता है? ये एक फिक्स डायरेक्शन वाला रिजल्ट है। इसमें जो वह वेक्टर सी मिलेगा हमें, वो हमेशा ए और बी के जो प्लेन होंगे उनके परपेंडिकुलर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ, जस्ट मिनट, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये दो वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक, ये ब्लैक वाला वेक्टर ए मान लो, ब्लू वाला वेक्टर बी मान लो। तो जब मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एक वेक्टर सी मिलेगा। उस वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या होता है सर, कैसे पता करेंगे? तो कुछ बात को समझ लो पहले, बिफोर वी मूव इनटू
डिटेल यहाँ पहले बात समझ लो कि वो नया वेक्टर सी किधर मिलेगा। ये बात फिक्स है कि जब भी दो वेक्टर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वेक्टर मिलता है वो उसका डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर ही मिलेगा। जैसे मान लो दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे होगा, दैट इज डायरेक्शन ऑफ सी। लेकिन एक बात और भी है, परपेंडिकुलर ए और बी के सिर्फ यही थोड़ी होगा, वो तो ऐसे भी हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, बताऊंगा कैसे पता करेंगे ए क्रॉस बी में। उसके रूल हमको बताना होगा कि किस तरीके से हम लोग ए क्रॉस बी पता करेंगे कि वो प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड जाएगा कि प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड जाएगा। उसके लिए बहुत ढेर सारे रूल्स होते हैं, कोई भी एक रूल हमको पकड़ करके उसको फॉलो करना होगा। तो ये बस समझ में आ गया कि जो नया वेक्टर सी मिलेगा वो हमेशा इन दोनों वेक्टर्स का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, उससे 90 डिग्री ही हमेशा फॉर्म करेगा। ये कुछ ऐसे लाइक दैट समझ लो। ऐसे ये ए है, ये बी है और ये ए क्रॉस बी, दैट इज न्यू वेक्टर सी। तो इसी सी का डायरेक्शन जो है वो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसको डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पर हमने एन कैप की एंट्री कराई है, क्योंकि ये हिस्सा दैट इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ये जो हिस्सा है ये इस वेक्टर सी का क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। और ये जो हिस्सा देख रहे हो एन कैप, ये इस वेक्टर सी का हमें बताएगा डायरेक्शन। ठीक है, तो ए बी साइन थीटा एन कैप यही वेक्टर है, दिस इज वेक्टर सी, यही वेक्टर है। ए बी साइन थीटा इसकी मैग्नीट्यूड, एन कैप इसका डायरेक्शन, जो कि दोनों वेक्टर्स के प्लेन के ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होगा। इट कुड बी अपवर्ड, कुड बी डाउनवर्ड, विल डिस्कस लेटर ऑन, बट जो भी है प्लेन के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो तो दिस इज where n cap is a unit vector having direction perpendicular to the plane of vector A and vector B, जहाँ n कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, एंड सो द डायरेक्शन ऑफ C। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो अब अगर मैं तुमको एक बात बताऊं कि एन कैप का डायरेक्शन ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी आई, जैसे मैं तुमको रूल्स समझा दूँ इसके। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी आई, जैसे मैंने कहा कि ये ए क्रॉस बी है, ये वेक्टर ए वेक्टर बी है, और वेक्टर सी जो होगा वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। अब ये कैसे पता करें, तो इसके लिए बहुत ढेर सारे रूल हैं। हमको सब रूल नहीं पढ़ने, हमको रूल तो पढ़ना, हमको बस रूल को अप्लाई करना है ना। हमसे एग्जाम में रूल तो पूछेंगे नहीं, रूल को अप्लाई करके डायरेक्शन फाइंड करना होगा हमें। तो इसके लिए एक रूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज कर्ल रूल। ठीक है, या राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं, या कर्ल रूल भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं समझना। जैसे मान लो ये दो वेक्टर्स है हमारे पास ए और बी, ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी, ब्लैक वाला ए हमेशा रखना। अब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी। अब इसको पता करने कर्ल रूल यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अच्छा मतलब एक ऑर्डर मैटर करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे तुमको लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल
मेरे पास ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, ठीक है। इनका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ए क्रॉस बी, वो इसके प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। कंफर्म। मैं ये तुमको क्लियर करने जा रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा, ये कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं तुम्हें क्लियर करने जा रहा हूँ। देखना, सुनो, ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी। तो हमें करना क्या होता है कि अपने राइट हैंड को ले लेना है और थंब को यूँ रखना है परपेंडिकुलर, ठीक है, क्लियर। राइट हैंड थंब रूल भी इसको कहते हैं, इसीलिए। तो राइट हैंड लिया और थंब को यूँ रखा परपेंडिकुलर, हाथ को ऐसे ओपन करना है, फ्री। ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो अपने हाथ को मैं रखूँगा पहले ए के ऊपर, ठीक है। और ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो ए से बी की तरफ कर्ल करूँगा, पूरे ऐसे हाथ को नहीं, सिर्फ ये फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर मतलब होता है मोड़ना। तो फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल किया तो ये अंगूठा जहाँ जाएगा वही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। दिस थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मुझको फाइंड करना है बी क्रॉस ए, तो मैं हाथ को रखूँगा बी की तरफ और बी से ए की तरफ मोड़ूंगा, बी क्रॉस ए, बी से ए। तो बी से ए ऐसे तो मोड़ूंगा नहीं, उल्टा तो जाएगा नहीं, कैसे नहीं, चेक करो, नहीं मोड़ पाओगे। तो हाथ को यूँ टर्न किया, फिर मोड़ा मैं बी से ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ मोड़ा तो थंब कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो ए क्रॉस बी इज़ अपवर्ड एंड बी क्रॉस ए इज़ डाउनवर्ड। तो इस तरीके से हम लोग ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? चलो एक बार और तुमको बताऊंगा, मैं तुमको दोनों दिखाता हूँ, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए दोनों। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, हमें इन दोनों का ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों चेक करना है। फिर से एक बार, ये ए था, ये बी था। अगर मुझको ए क्रॉस बी निकालना है तो हाथ को मोड़ना होगा ए से बी की तरफ। पी क्रॉस क्यू निकालना है तो पी से क्यू की तरफ। एक्स क्रॉस वाई निकालना है तो एक्स से वाई की तरफ। जिससे क्रॉस करना होगा हैंड को वहीं से वहीं कर्ल करना है। ए क्रॉस बी, तो हाथ को रखा है ए पर और फिंगर्स को मोड़ा ऐसे ए से बी की तरफ, तो ये थंब जा रहा है ऊपर के। ये हो गया ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। अब निकालना है बी क्रॉस ए, तो फिंगर को रखा, हाथ को रखा बी पर, तो यूँ नहीं मोड़ रहा, नहीं मोड़ सकता, इसको यूँ टर्न किया और बड़े आराम से बी क्रॉस ए किया। डायरेक्शन क्या है इसका, डाउनवर्ड। तो इस तरीके से अगर मैं तुमको इन दोनों में दिखाऊं तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखो ये होगा बालक, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। और इसमें चेक करोगे तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगा, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ योर बी क्रॉस ए। ठीक है, तो ये तुमको देखना होगा कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे के, दोनों की मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स सेम होगी। लेकिन जो भी हो, चाहे ए क्रॉस बी हो चाहे बी क्रॉस ए हो, डायरेक्शन हमेशा दोनों के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से हम लोग ये कर्ल रूल से डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ये तो कंफर्म समझो कि जब भी तुम ए क्रॉस बी करोगे तो जो नया वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों के प्लेन के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, जिसके लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल या कर्ल रूल से डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से एक बात और क्लियर है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन सेम नहीं होता, दे आर जस्ट अपोजिट। तो यहाँ से एक बात और क्लियर है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन सेम नहीं है, वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, दोनों की मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स सेम होगी। तो ये था दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अब इनके प्रॉपर्टी जल्दी से पढ़ लेंगे, देन विल फिनिश ऑफ इट। ठीक है, फिर क्वेश्चंस करेंगे इस पर। तो जल्दी से कॉपी करो, तो प्रॉपर्टी शुरू करते हैं जल्दी। चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे पहली बात कि डज नॉट
फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। सिंपल सी बात है, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब ऑर्डर चेंज करने पर ये मत समझना कि दोनों वैल्यू सेम होगी। ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, जैसा कि डॉट प्रोडक्ट में होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। क्यों? अभी कुछ देर पहले देखा कि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, दे आर जस्ट अपोजिट। ए क्रॉस बी अगर ऊपर की तरफ है तो बी क्रॉस से नीचे की तरफ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये कह सकते हो। नेगेटिव लगाने का मतलब ये होगा दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। हाँ, ये भी कह सकते हो कि दोनों का मॉड जो है वो सेम होगा। मॉड ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू मॉड बी क्रॉस ए। मॉड बी दोनों का सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जरूर फॉलो करता है, तो इट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास ए क्रॉस बी प्लस सी है तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के बराबर आएगा, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, मगर इट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। चलो थर्ड प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, अगर उनका डायरेक्शन सेम है, अगर एंटी पैरेलल है तो भी चलेगा, अगर एंटी पैरेलल है, अगर डायरेक्शन अपोजिट तो भी चलेगा। अगर कुछ ऐसी कंडीशन मिलती है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, डायरेक्शन सेम हो या जस्ट अपोजिट हो, तो इस केस में बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। इस केस में बीच का एंगल कितना होगा? 180। एंड साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो इन दैट कंडीशन इस बात को ध्यान रखना कि ए क्रॉस बी विल बिकम 0। तो अगर कभी भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों तो उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 होने वाला है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बहुत जगह हम लोग यूज़ करने वाले हैं। देन फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भी वो 0 होगा। जैसे वहाँ पे ए डॉट ए करने पर ए स्क्वायर आ रहा था सॉरी जैसे वहाँ ए डॉट ए करने पर ए स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पर ए क्रॉस ए करने पर क्या होगा? 0। रीज़न सेम है। अगर दोनों वेक्टर सेम है तो इनके बीच एंगल कितना होगा? एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। एंगल 0 डिग्री होगा तो ए क्रॉस ए विल बी 0 बिकॉज साइन 0 इज 0। फिर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अगर इनकी बात किया जाए, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालनी है और देखते हैं। तो सबसे पहले ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को ड्रॉ कर दिया जाए, x, y और z, ठीक है। दैट इज आई कैप, जे कैप और ये हो गया तुम्हारा के कैप, ठीक। सिंपल सी बात पहले समझ लो कि सेम अगर हैं आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, इन सब की वैल्यू क्या होने वाली है? 0। कहाँ से भैया? कैसे भैया? ये देख लो, ए क्रॉस से 0, आई क्रॉस से सेल्फ प्रोडक्ट है, सेम मल्टीप्लिकेशन है। इन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा। ये भी सेम वेक्टर है, ये भी सेम वेक्टर है, तो दो सेम वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा 0 होता है। तो ये एक चीज़ तुमको समझनी होगी क्रॉस प्रोडक्ट में। जबकि आई डॉट आई क्या होता था? 1, जे डॉट जे क्या होता था? 1, के डॉट के क्या होता था? 1।
मगर क्रॉस करोगे तो वो 0 हो जाएगा। ये बात को समझना, ऐसा नहीं कि उल्टा कर देना। सॉरी। तो डॉट प्रोडक्ट में सेम होंगे तो 1, क्रॉस में क्या हो जाएगा 0। अब अगर अलग अलग वेक्टर्स हैं, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस, ये सब कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल, देखो बहुत डिटेल में हम लोग को उतना नहीं करना, वो एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम रहेगा, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ करनी है कि जल्दी फटाफट हम मल्टीप्लिकेशन कर सकें। तो एक रूल यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ ऐसे, ये वेक्टर मान लो आई है, ये जे और ये के, ठीक है। एक सर्किल बना दो आई जे के लेकर के, एरो आई से जे की तरफ जाए, जे से के की तरफ, के से आई की तरफ, आई से जे, जे से के से आई। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इसे तुमको समझना होगा कि हर 2 का मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट वाला होता है। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। क्लियर है? फिर देख लो, जब भी 2 का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, आई क्रॉस जे नेक्स्ट इज के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। और अगर साइकिल के अपोजिट हो, एरो के अपोजिट हो, तो नेगेटिव लगा देना। जैसे जे क्रॉस के तो आई है, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे। ठीक है, तो कुछ ऐसे लिख सकते हो, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। ठीक है, आई क्रॉस जे की इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, तो जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। सिमिलरली के क्रॉस आई कर करूँ तो के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? जे। तो इस तरीके से हम लोग इस साइकिल के थ्रू मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं। अगेन देख लो, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। और अगर साइकिल के अपोजिट है तो नेगेटिव कर देना है, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं ऑर्थोगोनल इन वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर लो, तो फिर आगे बातचीत करते हैं। ठीक है, जल्दी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आज स्टॉप करेंगे, क्योंकि आज में हमने तुमको पहले ही कहा था, आज हम लोग केवल डिस्कस करेंगे दोनों प्रोडक्ट के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं। वो क्लास थोड़ी लंबी होने वाली होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। जो PYQs होंगे उनको भी हम लोग उस क्लास में डिस्कस करेंगे और देखेंगे मल्टीप्लिकेशन वेक्टर से एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बट बिफोर दैट तुम्हें करना है क्या, इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना है, पर टॉपिक को समझना है, प्रॉपर्टीज़ को समझना है। जो डाउट्स हो, कुछ कम भी लगे कि हाँ ये समझ नहीं आ रही है, उसको मेंशन करो, हम डिस्कस करेंगे ज़रूर से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के इतना ही। थैंक यू सो मच।